ये ZBC की उर्दू सर्विस है। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सैरबीन। ये प्रोग्राम हर रोज रात 8 बजे हमारे YouTube चैनल पर पेश किया जाता है। इतवार 28 दिसंबर के सैरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। रूस का यूक्रेन पर हमला, ज़ेलेंस्की का कहना है कि मॉस्को अमन नहीं चाहता। This attack is again Russia's answer on our peace efforts, and it's really shows that Putin doesn't want peace. थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान जंग बंदी का ऐलान। ភាគីទាំងពីរយើងបានឯកភាពគ្នាទៅលើបទឈប់បាញ់បន្ទាន់មួយដែលនឹងចូលជាធរមានចាប់ពីថ្ងៃនេះ तालिबे इल्म रहनुमा उस्मान हादी के कत्ल के 2 मरकजी मुलजिम इंडिया फरार हुए, ढाका पुलिस का दावा। तालिबान हुकूमत के वजीर खारजा अमीर खान मुत्तकी ने कहा है कि अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान की सरहद पर हालिया वाक़यात के हवाले से तहकीकात का आगाज कर दिया है। موږ د دې کلک کی پلټنې شروع کړې دي د تاجکستان هیواد بهرنیو چارو له وزیر سره مې خبرې وکړې। खाना जंगी के शिकार मुल्क म्यांमार में इंतखाबी अमल का आगाज, सख्त पाबंदियों पर अक़वाम मुत्तहिदा की तनकीद, नामुनासिब रवैया और मेहमान नवाजी ना होने का शिकवा। क्या वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा के दौरा लाहौर से सियासी तलखी मजीद बढ़ गई? जानिए 2025 में पाकिस्तान की सफारती कामयाबियां मजबूत खारजा पॉलिसी का नतीजा हैं या वक्ती हालात का फायदा। 2025 पाकिस्तान के लिए फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी के लिहाज से हालिया कुछ अरसे में सबसे एक्टिव साल रहा है। पापड़, निम्को, केक, डोनेट समेत हल्की फुल्की भूख में खाने वाली नमकीन और मीठी चीजों का सेहत पर क्या असर होता है? मिलिए लैया के हंस राज वायरलेस से, जो नींद लाने वाली टॉर्च के मुअज्जद और हिंदुस्तान की आजादी के सुर्खेल बने। दौरा श्रीलंका के लिए पाकिस्तान का T20 स्क्वाड का ऐलान, शादाब की वापसी, बाबर शाहीन और हारिस ड्रॉप। इसके अलावा दीगर खबरें भी आज के सैरबीन में शामिल रहेंगी, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस की जानिब से रात भर दारुल हुकूमत कीव पर जारी रहने वाला शदीद मिसाइल और ड्रोन हमला इस बात का सबूत है कि मॉस्को अमन नहीं चाहता। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस ने तकरीबन 500 ड्रोन और 40 मिसाइल कीव की जानिब दागे, जिनका हदफ तवानाई और शहरी इलाके था। This attack is again Russia's answer on our peace efforts, and it's really shows that Putin doesn't want peace, and we want peace. यूक्रेन के सदर सनीचर के रोज फ्लोरिडा रवाना हुए, जहां वो आज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में अमेरिकी और यूक्रेनी नुमाइंदों के दरमियान तय पाने वाले 20 नुकाती अमन मंसूबे पर बातचीत होगी। यूक्रेन में मुकामी हुकाम के मुताबिक 10 घंटे तक जारी रहने वाले रूसी हमले में 2 अफराद हलाक और 32 जख्मी हुए हैं। मिसाइल और ड्रोन हमलों ने तवानाई के शोबे को शदीद नुकसान पहुंचाया, जिसके नतीजे में कीव और करीबी अजला की 40% रिहायशी इमारतों में बिजली की फराहमी मुअत्तल रही। यूक्रेन के तरक्याती वजीर ओलेक्सी कोलिबा ने तस्दीक की कि मुतासरा इलाकों में शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब रूस की वजारत दिफा ने कहा है कि तवील फासले तक मार करने वाले हथियार तवानाई के मराकज को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए, जिन्हें उनके बकौल यूक्रेनी मुसल्लह अफवाज और फौजी सनती इदारों के मफाद में इस्तेमाल कर रहे थे। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान सरहद पर 3 हफ्तों से जारी खूनरेज झड़पों के बाद जंग बंदी का ऐलान कर दिया गया है, जिनमें तकरीबन 10 लाख अफराद अपने घरों से बेदखल हो गए थे। दोनों ममालिक के वज़राए दिफा ने एक मुश्तरका बयान में ऐलान किया कि शहर पर मजीद फौजियों की तैनाती पर पाबंदी होगी और सरहदी इलाकों में रहने वाले शहरियों को जल्द अज जल्द वापस आने की इजाज़त दी जाएगी। जंग बंदी शनिचर को मुकामी वक्त के मुताबिक दोपहर 5 बजे नाफिज हुई है। बयान में कहा गया कि अगर ये जंग बंदी 72 घंटे तक कायम रही तो जुलाई से थाईलैंड की तहवील में मौजूद 18 कंबोडियाई फौजियों को रिहा कर दिया जाएगा। ភាគីទាំងពីរយើងបានឯកភាពគ្នាទៅលើបទឈប់បាញ់បន្ទាន់មួយ
ដែលនឹងចូលជាធរមានចាប់ពីថ្ងៃនេះនៅម៉ោង 12 ថ្ងៃត្រង់ស្របថ្ងៃទី 27 ខែធ្នូឆ្នាំ 2025 នេះតទៅក្រោយពីបទឈប់បាញ់នេះយើងត្រូវបានអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញ ये पेशरफ्त दोनों ममालिक के दरमियान कई रोज़ा मुज़ाकरात के बाद सामने आई है, जिसमें चीन और अमेरिका ने सालसी का किरदार अदा किया है। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे में बेघर अफराद को उनके घरों में वापस लाने को तरजीह दी गई है, जबकि बारूदी सुरंगें हटाने पर भी इतफाक किया गया है। थाईलैंड के वजीर दिफा नाथापोन नारकाफानेट ने जंगबंदी को दूसरी जानिब की संजीदगी का इम्तिहान करार दिया। उन्होंने कहा कि अगर जंगबंदी कायम न रह सकी या इसकी खिलाफ वर्जी हुई तो थाईलैंड को बैनुल-अक़वामी कानून के तहत अपने दिफा का जायज हक हासिल है। ताहम अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ के सरबराह वोल्कर ट्रक ने उम्मीद जाहिर की कि ये जंगबंदी अमन की राह हमवार करेगी, जबकि यूरोपीय यूनियन के तर्जुमान ने इसके निफाज में नेक नियति की ज़रूरत पर जोर दिया है। बांग्लादेश के दारुल हुकूमत ढाका की मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने दावा किया है कि इनकलाब मोर्चा के तर्जुमान शरीफ उस्मान हादी के कत्ल के 2 मरकजी मुलजिम जिला मेमन सिंह से हलवा घाट बॉर्डर के जरिए इंडिया फरार हो गए हैं। ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस के एडिशनल कमिश्नर SN मोहम्मद नजरुल इस्लाम ने इतवार के रोज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मुलजिम फैसल करीम मसूद और आलमगीर शेख ने इंडिया फरार होने के बाद रियासत मेघालय में पनाह ली है। वाज़ेह रहे कि इससे कबल पुलिस हुकाम का कहना था कि उन्हें मरकजी मुलजमान के ठिकाने का इल्म नहीं है। पुलिस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उस्मान हादी का कत्ल मनसूबाबंदी के तहत किया गया। इस सिलसिले में कुल 11 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने शूटर को इंडिया फरार होने में मदद फराहम की। एडिशनल कमिश्नर ने कहा कि जाए वक़ूअ पर मौजूद अफराद की फराहम करदा मालूमात CCTV फुटेज के तज्ज़िये और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से पुलिस ने शूटर फैसल करीम मसूद और उनके मुआवन मोटरसाइकिल सवार आलमगीर शेख को वाक़े के दिन ही शिनाख्त कर लिया था। पुलिस ने 2 गैर मुल्की पिस्तौल, मैगजीन, 52 गोलियां और एक शॉट गन बरामद करने का दावा भी किया है, जो वाक़े में इस्तेमाल हुई। इसके अलावा एक मोटरसाइकिल, जाली नंबर प्लेट्स और गोलियों के खोल भी बरामद हुए हैं। इसके अलावा पुलिस की जानिब से बताया गया है कि तकरीबन 53 बैंक अकाउंट्स के दस्तखत शुदा चेक्स भी बरामद हुए हैं, जिनकी मालियत 218 करोड़ टका है। याद रहे कि शरीफ हादी उस्मान को ढाका में उस वक्त निशाना बनाया गया था जब वो एक मस्जिद से बाहर निकल रहे थे। चेहरा ढांपे हुए नामालूम हमला आवरों ने उन पर गोली चलाई थी, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया। ताहम जुमेरात को जख्मों की ताब ना लाते हुए शरीफ उस्मान हादी हलाक हो गए थे। तालिबान हुकूमत के वजीर खारिजा अमीर खान मुत्तकी ने कहा है कि अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान की सरहद पर हालिया वाक़यात के हवाले से तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। गुज़िश्ता 1 माह के दौरान अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान की सरहद पर कम अज कम 3 सिक्योरिटी वाक़यात पेश आए, जिनमें चीनी कारकुन और ताजिक फौजी हलाक हुए। ताज़ा तरीन वाक़या गुज़िश्ता हफ्ते पेश आया जब ताजिकिस्तान की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के 2 एहलकारों की हलाकत हुई, जिसके बाद ताजिकिस्तान की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज ने तालिबान हुकूमत से मुतालबा किया कि वो ताजिक अवाम से माफ़ी मांगे और सरहदी सलामती को मजबूत बनाने के लिए मज़ीद मौसर इक़दामात करे। अमीर खान मुत्तकी ने काबुल में साबिक सोवियत यूनियन के अफगानिस्तान पर हमले की 46 साल मुकम्मल होने पर मुनक्कद होने वाली एक तकरीब में खिताब के दौरान इल्ज़ाम लगाया कि कुछ हल्के अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान के ताल्लुकात को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ताहम उन्होंने किसी मुल्क या गिरोह का नाम नहीं लिया। उन्होंने एक बार फिर अपने मौक़िफ़ को दोहराते हुए कहा कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। د افغانستان او د تاجکستان په پوله باندې د تاجکستان په خاوره کې څه حوادث رامنځته سو، موږ د دې کلکې پلټنې شروع کړې دي. د تاجکستان هیواد بهرنیو چارو له وزیر سره مې خبرې وکړې او ګډ کار کوو چې دا ډول پیښو مخه ونیسو. काबुल में अपने खिताब के दौरान अमीर खान मुत्तकी ने यह भी कहा कि हम किसी को नुकसान पहुंचाने का इरादा नहीं रखते, लेकिन किसी का नुकसान भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। او دلته داسې یو فضا رامنځته کړي چې وضعیت نه آرامه وښیي. म्यांमार में आज यानी इतवार को सख्त पाबंदियों के दौरान वोटिंग शुरू हुई, लेकिन पोलिंग मराकज तक पहुंचने वाले वोटर्स की तादाद निहायत कम रही है।
म्यांमार में इंतखाबात का आगाज तो हो गया है, तहम बड़ी सियासी जमातें तहलील कर दी गई हैं। उनके कई रहनुमा जेल में हैं और जारी खाना जंगी के बाइस मुल्क के तकरीबन निसफ हिस्से में वोटिंग ना होने की तवक्को है। फौजी हुकूमत तकरीबन 5 साल बाद जब उसने बगावत के जरिए इख्तिदार पर कब्जा किया था, मरहलावार वोटिंग करा रही है। इस बगावत ने वसी पैमाने पर मुखालफत को जन्म दिया और खाना जंगी में शिद्दत पैदा की। एक नए कानून के तहत इंतखाबात में रुकावट डालने या मुखालफत करने पर 200 से ज्यादा अफराद पर मुकदमात भी कायम किए गए हैं, जिनमें सख्त सजाएं शामिल हैं, हत्ता के सजाए मौत भी। इंसानी हकूक के कारकुनों, मगरबी ममालिक के सफारतकारों और अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक के सरबराह ने 1 माह तक जारी रहने वाले इन इंतखाबात पर सख्त तनकीद की है। उनका कहना है कि ये इंतखाबी अमल फौजी हामियों के हक में तैयार किया गया है और इख्तलाफ राय पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। खबर रसा इदारे AFP के मुताबिक फौजी हिमायत याफ्ता यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी के सबसे बड़ी जमात के तौर पर सामने आने की तवक्को है। नाकदीन का कहना है कि ये फौजी हुकूमत को नए नाम के साथ पेश करने की कोशिश है। तकरीबन 5 करोड़ आबादी वाला जनूब मशरकी एशिया का ये मुल्क तवील अरसे से खाना जंगी का शिकार है, जहां बागियों के जेर कंट्रोल इलाकों में वोटिंग नहीं हो रही, जबकि फौजी हुकूमत के जेर कंट्रोल इलाकों में 3 मराहिल में होने वाली वोटिंग का पहला दौर मुकामी वक्त के मुताबिक आज सुबह 6 बजे शुरू हुआ। म्यांमार में आम इंतखाबात के लिए दूसरा मरहला 11 जनवरी को और तीसरा मरहला 25 जनवरी को होगा। खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक वोटों की गिनती और इंतखाबी नताइज के ऐलान की तारीख अभी नहीं बताई गई है। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला सुहेल आफरीदी का लाहौर का हालिया दौरा अवामी और सियासी हलकों में जेर बहस है। दौरे के दौरान पंजाब असेंबली में धक्कम पेल और सख्त जबान के तबादले ने सियासी तलखी को मजीद बढ़ा दिया है। सोहेल आफरीदी ने इल्जाम लगाया कि पंजाब हुकूमत ने तहरीक इंसाफ के कारकुनों को मुख्तलिफ मुकामात पर रोका, जबकि उनका कहना था कि वो इमरान खान की हिदायत पर PTI की स्ट्रीट मूवमेंट को मुतहर्रिक करने लाहौर आए हैं। दौरे के दौरान सोहेल आफरीदी ने लाहौर हाई कोर्ट बार और जमान पार्क में PTI कारकुनों से खिताब किया और कोट लखपत जेल में कैद रहनुमाओं से मुलाकात के लिए जाने की कोशिश की। पंजाब हुकूमत की जानिब से कहा गया कि सोहेल आफरीदी को सिक्योरिटी फराहम की गई और कोई भी रुकावट खड़ी नहीं की गई। वजीर इत्तलाआत उस्मा बुखारी ने असेंबली में हंगामा आराई और रवैये पर अफसोस का इजहार किया। सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक सोहेल आफरीदी का दौरा तहरीक इंसाफ की सरगर्मियों को बढ़ाने की कोशिश थी, जिसने मुस्लिम लीग नून के लिए सियासी दबाव पैदा किया, जबकि सोशल मीडिया पर वजीर आला के दौरे और सूबाई वजीर मीना खान आफरीदी के साफियों के साथ मुकालमे पर भी बहस जारी है। सामीन, साल 2025 पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी और सफारतकारी के लिए खासा मुतहर्रिक साल रहा। खित्ते और आलमी सतह पर पाकिस्तान की कुछ सफारती पेशरफ्त को कामयाबी करार दिया जा रहा है, मगर एक अहम सवाल भी जन्म ले रहा है और वो ये है कि क्या ये कामयाबियां एक मजबूत और मरबूत खारजा पॉलिसी का नतीजा है या फिर कुछ मखसूस आलमी और इलाकाई हालात ने पाकिस्तान को वक्ती फायदा पहुंचाया। आज के प्रोग्राम में आलिया नाज़की इसी सवाल का तफसील से जायजा ले रही हैं। 2025 पाकिस्तान के लिए फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी के लिहाज से हालिया कुछ अरसे में सबसे एक्टिव साल रहा है। इनफैक्ट कहने वाले तो इसे एक टर्निंग पॉइंट भी कह रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत, नए इकोनॉमिक और दिफाई मुआहदे और पार्टनरशिप से लेकर अमरीका और सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात में एक नई गर्मजोशी, चीन और खलीजी ममालिक के साथ ताल्लुकात में मजीद कुर्बत। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस आने की अनप्रेसिडेंटेड यानी पहले कभी न मिलने वाली दावत, पाकिस्तानी वजीर आजम की अमरीकी सदर से ओवल ऑफिस में मुलाकात, सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ मुआशी ताल्लुकात में तनव्वुर और गहराई और चीन के साथ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज और 2 तरफा तिजारत में तेजी। गजा में सीज फायर प्लान की सफारतकारी में पाकिस्तान खलीजी ममालिक के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर नजर आया और एक मुश्तरका बयान में किरदार अदा किया। एक तरफ जहां ये तमाम मस्बत डेवलपमेंट्स पेश आईं, वहीं दूसरी तरफ इंडिया के साथ मई में होने वाली एस्केलेशन, जिसके बाद दोनों के दरमियान ताल्लुकात मजीद बिगड़ गए और मगरबी सरहद पर अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात एक ऑल टाइम लो पर। आज सेरबीन में ये समझने की कोशिश करेंगे कि 2025 फॉरेन पॉलिसी और सिफारतकारी के लिहाज से पाकिस्तान के लिए
कैसा साल था। इसके साथ साथ 2 अहम सवालों का जवाब देने की कोशिश भी करेंगे। क्या फॉरेन पॉलिसी की ये बज़ाहिर कामयाबियां सस्टेनेबल यानी देर पा साबित होंगी, और क्या इन कामयाबियों से पाकिस्तान और उसके अवाम को कोई हकीकी फ़ायदा होगा। जब 2025 का आगाज़ हुआ तो दुनिया में पाकिस्तान को एक आइसोलेटेड या सिफारती तन्हाई के शिकार मुल्क के तौर पर देखा जा रहा था। डिप्लोमेटिक आइसोलेशन या सिफारती तन्हाई जैसी इस्तिलाहात का इस्तेमाल किया जा रहा था। इंडिया के साथ तो ताल्लुकात ख़राब थे ही, लेकिन अमेरिका और यूरोप के साथ भी बस एक महदूद सी एंगेजमेंट थी। पाकिस्तान सिफारती तन्हाई और मुआशी बहरान से निकलने की कोशिश कर रहा था, दोस्त ममालिक की तरफ देख रहा था। पैकेज हासिल करने के लिए IMF से मुज़ाकरात के साथ सिफारती कोशिशें हो रही थीं कि अमेरिका और सऊदी अरब जैसे ममालिक IMF से कर्जा दिलवाने में अपना किरदार अदा करें। लेकिन आने वाले महीनों में सूरत हाल बेहतर होने लगी। 2025 के इब्तदाई अरसे में वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने ऐलान किया कि पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी तन्हाई ख़त्म हो रही है। उन्होंने इस तब्दीली का क्रेडिट बायलैटरल और मल्टीलैटरल राब्तों में इजाफे को दिया। इसी दौरान पाकिस्तान को साल 2025 और 26 के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की सदारत भी मिल गई। लेकिन मई में इंडिया के साथ फौजी कशीदगी और एक तरह की जंग पाकिस्तान के लिए एक अहम मोड़ साबित हुई। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जंग के बारे में सदर ट्रंप के बयानात सिफारती तौर पर पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद और इंडिया के लिए नुकसानदेह साबित हुए। चाहे वो जंग रुकवाने की बात हो या गिराए जाने वाले तैयारों की तादाद की बात हो, सदर ट्रंप के बयानात से बड़ी हद तक पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद और इंडियन मौक़िफ़ की नफ़ी होती रही। कुछ अरसे से पाकिस्तान और अमेरिका के ख़राब ताल्लुकात अचानक खुशगवार नज़र आने लगे। कभी पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर व्हाइट हाउस में मेहमान खुसूसी बने और सदर ट्रंप के साथ कैबिनेट रूम में नजर आए, तो चंद महीने बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने आर्मी चीफ के साथ ओवल ऑफिस में सदर ट्रंप से हाथ मिलाते और चहकते हुए नजर आए। 2019 के बाद ये किसी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की ओवल ऑफिस में किसी अमरीकी सदर के साथ पहली मुलाकात थी। सितंबर ही में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदा हुआ, जिसके तहत दोनों में से किसी एक मुल्क पर भी दोनों पर हमला तस्वुर किया जाएगा। पाकिस्तान का किसी भी खलीजी मुल्क के साथ इस नौयत का ये पहला दिफाई मुआहिदा है। यानी डिप्लोमेटिक आइसोलेशन या सिफारती तन्हाई के बरक्स अब ऐसा लगता है कि पाकिस्तान कम से कम फॉरेन पॉलिसी और सिफारतकारी के लिहाज से एक काफ़ी मजबूत पोजीशन में है। जैसा कि हम पहले जिक्र कर चुके हैं, ज़्यादातर मुबस्सरीन का ख्याल है कि इस तब्दीली की शुरुआत किसी हद तक मई में इंडिया की तरफ से किए जाने वाले हमलों और इसके जवाब में पाकिस्तान की कार्रवाई से हुई। माहिरीन कहते हैं कि पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई से आलमी सिक्योरिटी सर्कल्स में पाकिस्तान की साख मजबूत हुई और जनूबी एशिया में ताकत के तवाज़ुन में इसकी अहमियत वाज़ेह हुई। यहाँ एक सवाल जो जहन में आता है वो ये है कि क्या पाकिस्तान ने वाकई स्ट्रेटेजिक अहमियत हासिल कर ली है, या फिर ये इलाकाई कशीदगी के नतीजे में पैदा होने वाली एक वक्ती पेशरफ्त है। मैंने यही सवाल पाकिस्तानी सफारतकार ज़मीर अकरम से पूछा। मेरे ख्याल में दोनों चीज़ें हैं। एक तो ये है कि पाकिस्तान की एक अहमियत है, पहले से थी, अभी भी है, और इसकी सबूत इससे है कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो तो बहुत अरसे से बहुत करीब ताल्लुकात हैं। बाकी दूसरे ममालिक के साथ भी, ईरान के साथ, अमेरिका के साथ भी रहे हैं सर्द जंग के दौरान। तो एक तो ये है कि पाकिस्तान की अपनी इनफरादी तौर पर अहमियत तो है। दूसरा ये है कि इस साल कुछ ऐसे हालात हुए हैं जिसकी वजह से ये अहमियत और बढ़ गई है, इसका कुछ पहलू और बढ़ गए हैं। जो ये गेन्स हैं या जो ये कामयाबियां हैं, सिफारती कामयाबियां, आपको क्या लगता है ये किस हद तक सस्टेनेबल या देरपा हैं? जो हमारे ताल्लुकात अमेरिका के साथ और चीन के साथ और इनफैक्ट रूस के साथ भी जो बेहतर हो रहे हैं, वो मेरा ख्याल है कि वो चलते रहेंगे। और दूसरे इलाके में भी हमारे जो सऊदी अरेबिया के साथ जो ताल्लुकात हैं वो भी उसकी बेसिस है, उसके सॉलिड बेसिस हैं। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये जो ट्रेंड है ये फॉरेन पॉलिसी का ये चलता रहेगा, बट अनफॉर्चुनेट सिचुएशन तो किसी भी वक्त आ सकती है। इसराइल और ईरान की जो जंग हुई थी, या ईरान और सऊदी अरब को एक दूसरे के करीब लाना, या गज़ा में जो हो रहा है उसमें कोई किरदार अदा करना, क्या पाकिस्तान में इतनी कैपेसिटी इस वक्त है फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से कि वो कोई रोल अदा कर सके? जब हमने ये दिफाई मुआहिदा
को कंक्लूड किया सऊदी अरेबिया के साथ, तो उस वक्त ईरान के सदर ने अक़वाम मुत्तहिदा में अपनी तकरीर में इसका खैर मकदम किया था। तो ये एक सिग्नल है कि वो ये नहीं, इस तरह से नहीं देख रहे हैं कि सऊदी पाकिस्तान दिफाई माहदा को ईरान के ख़िलाफ़ है। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत अच्छी खुशाइन बात है। दूसरा ये, जहाँ तक गज़ा का ताल्लुक़ है, उसमें इतना हमारा असर रसूख तो नहीं है, हमारे इज़राइल के साथ ताल्लुक़ात भी नहीं हैं, लेकिन हम ज़रूर ये चाहते हैं कि गज़ा में जो भी मसाइल हैं उनका हल निकाला जाए। इसी वजह से हमने सलामती काउंसिल में अमेरिका की करारदाद को सपोर्ट किया है। अगर देखा जाए तो 2025 का आगाज़ पाकिस्तान और पाकिस्तानी हुकूमत के लिए काफ़ी मसाइल और चैलेंजेस से भरा हुआ था। सबसे पहले तो 2022 में इमरान खान की हुकूमत के ख़ात्मे के बाद जो मुल्क की अंदरूनी सियासत में अदम इस्तेहकाम शुरू हुआ था, जमहूरियत और सियासी इख्तिलाफ या डिसेंट के हवाले से जो खदशात पैदा हुए थे वो, फिर इसके बाद मुल्क में बढ़ते हुए शिद्दत पसंद हमले, जिनमें 2024 में सैकड़ों पाकिस्तानी शहरी हलाक हुए, बलूचिस्तान में BLA और दीगर तंजीमें, और खैबर पख्तूनख्वा में TTP की वजह से पैदा होने वाले सिक्योरिटी मसाइल, जिनकी वजह से चीन और अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात पर भी असर पड़ रहा था। अमरीका और दीगर मगरबी और खलीजी ममालिक के साथ ताल्लुकात के बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। तो ऐसे में 2025 का जो ये बज़ाहिर टर्न अराउंड है, ख़ास तौर पर फ़ॉरेन पॉलिसी के हवाले से, क्या इसके पीछे एक सोची समझी मरबूत स्ट्रैटेजी थी, या फिर ये सब ऐसे वाक़यात और हालात का नतीजा है जिस पर पाकिस्तान का कोई कंट्रोल नहीं था? दुनिया में मल्टीलैटरलिज़म का दौर अभी शुरू हो चुका है। इसमें दरअसल मैंने पहले अर्ज़ किया, हमारे चीन के साथ करीबी ताल्लुकात हैं, पहले भी थे, अभी भी हैं, और इसके साथ साथ कुछ ऐसे वाक़यात भी हुए हैं जिसकी वजह से हमारी ख़ारजा पॉलिसी को तक़वियत मिली है। एक तो ये हुआ कि जब अमेरिका में हुकूमत बदली है और प्रेसिडेंट ट्रंप की हुकूमत आई है, उसकी शुरू से हमारी उनके साथ जिस तरह पहले भी थी, लेकिन ऐसे कुछ वाक़यात हुए। मसलन हमने काउंटर टेररिज्म में कुछ चीज़ें सक्सेसफुली अकम्प्लिश की। उसके बाद जो पाकिस्तान हिंदुस्तान के दरमियान जो एक क्राइसिस हुआ था, उसके दौरान जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी तरफ से सालसी की पेशकश की और जंग बंदी की कोशिश की, उसकी हमने हिमायत की, उसको हमने अप्रिशिएट किया। इसके साथ साथ कई सालों से पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया आपस नेगोशिएट कर रहे थे एक डिफेंस पैक्ट, लेकिन जो ईरान और इज़राइल की जंग जो हुई, उसके बाद सऊदी अरेबिया और दीगर ममालिक जो इस खित्ते में हैं, उनको भी ये उनकी कैलकुलेशंस ये थी कि उनको अपनी सालमियत के लिए पाकिस्तान के साथ ताउन करना चाहिए, ख़ास तौर पर सऊदी अरेबिया। तो उससे जो हमारी मुज़ाकरात चल रही थी उनको और स्पीड अप हुआ, और वो एक ये हमारा जो दिफाई मुआहदा है सऊदी अरेबिया के साथ, वो उसको हमने मुकम्मल करके उसको कंक्लूड किया। तो ये सारी चीज़ें जो चल रही थी एक तरह से हमारी खारजा पॉलिसी में, उनको मोमेंटम मिला। देखिए, पाकिस्तान को जिन इकोनॉमिक चैलेंजेस का सामना 2025 के आगाज़ में था, वो बहुत बड़ी हद तक अब भी है। पब्लिक कर्जे और महंगाई पर काबू पाना, सरमायाकारी में सस्टेनेबल इजाफा वगैरह। लेकिन ये बात भी सच है कि जून 2025 पर ख़त्म होने वाले इक़्तिसादी साल में पाकिस्तानी मईशत 3% से बढ़ी, जो कि इससे पिछले साल के मुकाबले में 2.6% का इजाफा है। वर्ल्ड बैंक की पाकिस्तान के बारे में ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में आने वाले शदीद सैलाबों की वजह से ये शरह अगले साल 3% ही रहने का इम्कान है, लेकिन इसके बाद अगर मुल्क में इस्तेहकाम और रिफॉर्म्स जारी रहे तो इसमें मज़ीद बेहतरी आ सकती है। तो हमने पाकिस्तान की जिन सफारती कामयाबियों का जिक्र किया, उनसे पाकिस्तान की मईशत को क्या फ़ायदा हुआ है और एक आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी पर क्या फ़र्क पड़ा है। मुआशी अमूर के माहिर उज़ैर यूनुस से मैंने यही सवाल पूछा। जो इमीडिएट फ़ायदा पाकिस्तान के लोगों को इस वक्त मिल रहा है वो ये कि जो एक क्राइसिस था, 38 तकरीबन 40% के करीब महंगाई की शरह आ चुकी थी, लोगों को मालूम नहीं था कि दिवालिया होगा या नहीं, वो मोमेंट जा चुका है। तो इस वक्त इन्फ्लेशन नीचे है,
مستحکم ہے پاکستان کی معیشت، اس کا مطلب یہ نہیں کہ حالات عام شہری کے لیے بہتر ہو گئے ہیں، برے حالات ختم ہو گئے ہیں، ہم یہ کہہ سکتے ہیں۔ اب جو ہے گروتھ لانی ہے سسٹینیبل لیول پر، اس کے جو بینیفٹس ہیں وہ عام شہری کو آنے میں کچھ سال لگیں گے، کیونکہ یہ کرائسس، یہ بحران اتنا گہرا تھا کہ اس پہ 10 سال 25 سال کی جو پرچیسنگ پاور کی گروتھ تھی پاکستانی شہری کی، وہ تباہ ہو گئی۔ یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے۔ لیکن اگر یہاں سے نکل کے بہتری کی طرف جانا ہے تو حکومت پاکستان کو آنے والے سال میں زیادہ ریفارمز کرنا ہوں گے۔ کیا پاکستان اس ایکسٹرنل انٹرسٹ کو، چاہے وہ چین کی طرف سے ہو یا امریکہ کی طرف سے ہو، اپنے لیے اکنامک بینیفٹس یا معاشی مفادات میں ٹرانسلیٹ کر سکتا ہے، کر سکا ہے، جیسے کہ فورن انویسٹمنٹ ہو فار ایگزامپل؟ جی دیکھیں، اگر ہم تاریخ دیکھیں تو پاکستان نے اس طرح کے جیو پولیٹیکل مومنٹس کا پورا ایڈوانٹیج کبھی نہیں لیا، بلکہ میں عموماً لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں ساؤتھ کوریا کا ایگزامپل لیں، ساؤتھ کوریا بھی دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ کے قریب بہت آیا، وہاں بھی ڈکٹیٹرشپ تھی، وہاں بھی ایک جیو پولیٹیکل گیم کولڈ وار کی کھیلی جا رہی تھی، لیکن اس مومنٹ کی وجہ سے ساؤتھ کوریا نے اپنے آپ کو ماڈرنائز کیا، انڈسٹریلائز کیا، اور آج سیمسنگ جو ہے وہ ایپل سے کمپیٹ کرتا ہے، ایز جسٹ ون کیس ان پوائنٹ۔ پاکستان وہ سب نہیں کر سکا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ پاکستان نہیں کر سکتا، اصل مسئلہ پاکستان میں یہ رہا ہے کہ بزنس اور اکنامک ڈیولپمنٹ کو پروموٹ کرنے کی جو ترجیحات ہیں جو ڈومیسٹک لیول پر ہونی چاہیے، اس طرح ان پہ فوکس نہیں کیا جس طرح ساؤتھ کوریا نے فار ایگزامپل کیا اسی جیو پولیٹیکل مومنٹ کے اندر۔ تو پاکستان کمپیریٹیو لیول پہ مصر کے زیادہ قریب ہے اور ساؤتھ کوریا سے زیادہ دور ہے اس ایڈوانٹیج کو پورا لینے میں۔ کسی بھی ملک کی معاشی پالیسیز بڑی حد تک اس کی فورن پالیسیز سے بھی منسلک ہوتی ہیں۔ فورن پالیسیز کے نتیجے میں معیشتیں بہتر بھی ہوتی ہیں اور خراب بھی۔ فورن پالیسی کے فیصلے اکثر دوسرے ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات کو متعین کرتے ہیں۔ ایک اچھی فورن پالیسی ملک میں بیرونی سرمایہ کاری اور تجارت کو بڑھاتی ہے۔ اگست میں ایران کے صدر مسعود پزشکیان کے پاکستان کے دورے میں دونوں ممالک کے درمیان تجارتی معاہدے ہوئے، جن کے تحت باہمی تجارت کو $3 ارب سے بڑھا کر $10 ارب کیا جائے گا۔ دوسری جانب افغانستان کے ساتھ اس سال سفارتی تعلقات خراب ہونے کی وجہ سے پاکستان کو نقصان ہوا ہے۔ پاکستان ہر سال تقریباً $2 ارب کی اشیاء افغانستان ایکسپورٹ کرتا ہے۔ اسی طرح انڈیا کے ساتھ خراب سفارتی تعلقات کی وجہ سے پاکستان کئی بہترین معاشی فوائد حاصل نہیں کر پاتا۔ چین کے ساتھ تعلقات کا جائزہ لیا جائے تو یہ نظر آتا ہے کہ چین کے پاکستان کے ساتھ زیادہ تر دفاعی مفادات وابستہ ہیں۔ گوادر پورٹ اور سی پیک کے منصوبوں کے ذریعے چین کو کسی بھی جنگ میں پاکستان کے ذریعے دفاعی گہرائی یا اسٹریٹجک ڈیپتھ ملتی ہے، عریبین سی تک رسائی حاصل ہوتی ہے۔ لیکن کیا پاکستان چین کے ان دفاعی مفادات کو اپنی معاشی بہتری میں ٹرانسلیٹ کر سکا ہے؟ یہ ایک حقیقت ہے کہ سی پیک جیسا منصوبہ جس کے تحت پاکستان میں اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری آنی تھی، آج تک مکمل نہیں ہو سکا اور اس منصوبے کے مستقبل پر سوالیہ نشان ہے۔ اسی طرح امریکہ کے ساتھ پیار محبت سے پاکستان کو کون سے معاشی فوائد حاصل ہو رہے ہیں؟ چین کی طرح امریکہ کے بھی پاکستان میں دفاعی مفادات زیادہ ہیں۔ اگر ماضی کو دیکھا جائے تو پاکستان کی فوجی اور سیاسی ایلیٹ کو شاید کچھ وقتی فائدے حاصل ہو جائیں، لیکن پاکستان کے عوام کو تو دہشت گردی کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ تو اس مرتبہ پاکستان کی موجودہ فورن پالیسی سے ملک کو کچھ معاشی ثمرات، بینیفٹس بھی حاصل ہو رہے ہیں یا یہ سب نعرے بازی ہے؟ دیکھیں، اگر ایکچوئل ڈالر فلو کی بینیفٹس کی بات کریں تو مشکل ہوگا کہنا کہ ایکچوئل بینیفٹس ہیں، لیکن جو 2 یا 3 بڑے انٹینجبل بینیفٹس ہیں اس پوزیشننگ کے، وہ ضرور نظر آ رہے ہیں۔ اگر ہم بات کریں پاکستان کی تجارتی ڈیل جو ہوئی صدر ٹرمپ اور ان کی انتظامیہ کے ساتھ، اور جو ٹیرف پاکستان کو ملا کیونکہ ایک جیو پولیٹیکل مومنٹ تھا، اس وجہ سے لارجلی پاکستان کو ایک بہتر ڈیل ملی۔ نمبر 2، پاکستان کی جو سب سے بڑی منرلز اور مائننگ کی ڈیل ہے، ریکو ڈیک مائن جو ہے، اس پہ امریکہ کی ڈی ایف سی نے، ڈیولپمنٹ فنانس کارپوریشن نے انویسٹمنٹ کی اگریمنٹ کی ہے، انٹرنیشنل فائنینشیل کارپوریشن اور ورلڈ بینک نے اگریمنٹ کی ہے۔ تو یہ بھی جیو پولیٹیکل پوزیشننگ کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے کہ امریکہ اور امریکہ کے منسلک جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ اس مائن کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کو راضی ہیں۔ اور آخری بات اس کے اندر یہ کہ اگر پاکستان جیو پولیٹیکلی ولنریبل ہوتا یا امریکہ کے ساتھ اس کے تعلقات خراب ہوتے رہتے، تو پورا کا پورا جو IMF پروگرام
प्रोग्राम है उस पर भी एक सवालिया निशान आ जाता। अच्छा, वैसे आपके ख़्याल में जो पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी है उसमें इकॉनमी या मईशत को कितनी प्रेफरेंस, कितनी तरजीह दी जाती है, या फिर जैसा कि एक तासुर है जो दिफाई पॉलिसी है उसका असर ख़ारजा पॉलिसी पर ज़्यादा रहता है? पिछले 2-3 सालों में जो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आई है इस क्राइसिस की वजह से, वो ये कि पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी ज़राए हैं या जो फॉरेन पॉलिसी ओवरसी करते हैं, इन पर्टिकुलर रावलपिंडी में, उनमें एक रियलाइजेशन हुई है कि अगर मईशत कमज़ोर हो और मईशत दिवालिये के जो है ठिकाने पे खड़ी हो तो दिफा नहीं हो सकता मुल्क का। और उस वजह से जो एक फ़ोकस हमें नज़र आया है इंगेजमेंट्स के अंदर, जिस पे इन्वेस्टमेंट्स की बात हुई है, एसेट प्राइवेटाइजेशंस की बात हुई है, तिजारत की बात हुई है, वो एक शिफ्ट है, सटल शिफ्ट है, इतना ज़्यादा शिफ्ट नहीं है। अभी भी सिक्योरिटी डोमिनेट करती है पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी को, लेकिन एक रियलाइजेशन हुई है कि अगर वो इनफ्लो नहीं आता पाकिस्तान की मईशत में डॉलर्स का तो इकॉनमी कोलैप्स कर जाएगी, और अगर इकॉनमी कोलैप्स करेगी और पाकिस्तान के पास एक क्राइसिस मोमेंट होगा इकॉनमी का, दिफा कमज़ोर होगा। उसी वजह से आज भी फॉर एग्ज़ाम्पल जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने एक बार फिर ये बात दोहराई कि स्टेबलाइजेशन मईशत की जो हो गई है उसके बाद अब एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ और तिजारत के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। ये बात रावलपिंडी में भी अब समझ आ चुकी है, क्योंकि उसके बगैर पाकिस्तान को जो दिफा की ज़रूरियात हैं उसके लिए इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगी। प्रोग्राम के आगाज़ में हमने 2 सवाल पूछे थे। एक तो ये कि फ़ॉरेन पॉलिसी की ये बज़ाहिर कामयाबियाँ कितनी सस्टेनेबल यानी देरपा साबित होंगी, और क्या इन कामयाबियों से पाकिस्तान और उसके अवाम को कोई हकीकी फ़ायदा होगा। देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सतह पर इस वक्त पिछले साल के मुकाबले में सिफारती तौर पर बेहतर पोजीशन में है। अब ये एक सोची समझी पाकिस्तानी फ़ॉरेन पॉलिसी की कामयाबी है या कुछ मखसूस वाक़यात और हालात का कमाल, यानी ये एक सस्टेनेबल या देरपा पेशरफ्त है या बस एक वक्ती कामयाबी, ये वाज़ेह नहीं। क्योंकि सच तो ये है कि पाकिस्तान पहले भी अमेरिका का करीबी इत्तेहादी, सऊदी अरब का बरादर मुल्क और चीन का पक्का दोस्त रह चुका है। तारीख से अगर कोई बात वाज़ेह होती है तो वो ये है कि सियासत और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात की बुनियाद दरअसल ममालिक के अपने अपने मफादात पर होती है। अब अगर इस वक्त बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान में एक बार फिर इंटरेस्ट पैदा हो गया है तो ये पाकिस्तान पर है कि वो इसे अपने मुल्क, उसकी मईशत और अल्टीमेटली उसके अवाम के लिए हकीकी इकोनॉमिक मफादात में तब्दील करे। क्योंकि फ़िलहाल तो पाकिस्तान के आम लोग मुंतज़िर हैं कि इन सिफारती सरगर्मियों के कुछ बेनिफिट्स उन तक भी पहुँचें और जो ये नया साल शुरू हो रहा है वो उनके लिए भी अच्छा साबित हो। सामीन, पापड़, चिप्स, डोनट्स, केक, कुकीज़ और दीगर हल्की फुल्की मीठी और नमकीन अशिया जिसे हम स्नैक्स कहते हैं, दुनिया भर में हर उम्र के अफराद में मकबूल हैं। कैम्ब्रिज डिक्शनरी के मुताबिक स्नैक्स ऐसे छोटे खाने हैं जो 2 बाकायदा खानों के दरमियान या हल्की भूख मिटाने के लिए लिए जाते हैं। माहिरीन के मुताबिक स्नैकिंग का रुझान नया नहीं बल्कि हजारों साल पुराना है। कदीम दौर में लोग बेरियां, फल और दीगर हल्की खुराक खाते थे और माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक जनूबी अमेरिका में तकरीबन 7000 साल पुराने फटे हुए मकई के दाने दरियाफ्त हुए जो पॉपकॉर्न के इब्तिदाई रूप समझे जाते हैं। जदीद दौर में स्नैक्स की सनत एक बड़ी आलमी मार्केट में बदल चुकी है। अमेरिका में तकरीबन निस्फ बालिग अफराद रोजाना 3 या इससे ज्यादा स्नैक्स खाते हैं और इस आलमी सनत की मालियत आज तकरीबन $1.5 ट्रिलियन तक पहुंच चुकी है। स्नैक्स की मकबूलियत में खुराक बनाने वाले कंपनियों की स्मार्ट मार्केटिंग, बेहतर पैकेजिंग और शहरी जिंदगी के तेज रफ्तार तर्ज जिंदगी ने अहम किरदार अदा किया है। ताहम माहिरीन सेहत का कहना है कि ज्यादातर तैयारशुदा स्नैक्स में नमक, चीनी और चिकनाई की मिकदार बहुत ज्यादा होती है जो सेहत पर मनफी असर डालती है, खास तौर पर बच्चों और नौजवानों में। इसके बावजूद स्नैकिंग आज के दौर में खुराक का एक लाजमी हिस्सा बन चुकी है जिसमें लोगों की पसंद और सकाफती तरजीहात भी शामिल हैं। ये रुझान जाहिर करता है कि स्नैक्स सिर्फ भूख मिटाने का जरिया नहीं बल्कि एक आलमी सनत, सकाफती रिवायत और रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। 23 दिसंबर 1929 को दिल्ली के करीब वासराय लॉर्ड इरविन की ट्रेन पर बम हमला हुआ लेकिन धुंध ने उनकी जान बचा दी। इस कार्रवाई में हंसराज उर्फ वायरलेस और उनके साथी
अहम किरदार अदा कर रहे थे, जिन्होंने जदीद दौर के इब्तिदाई वायरलेस आलात की मदद से ये बॉम्ब नस्ब किया। हंसराज ने बचपन में एक ऐसी टॉर्च भी ऐजाद की थी जो रोशनी से लोगों को नींद में डाल सकती थी, और यही इख्तरा उन्हें वायरलेस के नाम से मशहूर कर गई। वो HRSA और बाद में आतिशी चक्कर तंजीम के साथ मुंसलिक रहे और बरतानवी हुकूमत के खिलाफ कई मनसूबा बंद कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। आज़ादी के बाद हंसराज ने अपनी इख्तराआत और मुजाहिरों के जरिए आवाम को साइंसी आलात और जिद्दत से रोशनास कराया। उनकी इजादात में खुदकार जूता पॉलिश मशीन, रिमोट कंट्रोल से चलने वाली मशीनें और मुख्तलिफ साइंसी तजर्बात भी शामिल थे, जो आवाम में हैरत और दिलचस्पी का बाइस बनते। हंसराज यानी वायरलेस न सिर्फ एक एजादी जहन थे, बल्कि हिंदुस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद के दौरान इनकलाबी सरगर्मियों में भी अहम किरदार अदा करने वाले शख्सियात में शुमार होते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी PCB ने आइंदा माह श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचेस की T20 सीरीज के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया है। कप्तानी सलमान अली आगा के सुपुर्द है, जबकि ऑलराउंडर शादाब खान टीम में वापस आए हैं और नौजवान बल्लेबाज ख्वाजा नाफे को भी शामिल किया गया है। ताहम बाबर आजम, शाहीन शाह आफरीदी और हारिस रऊफ शामिल नहीं होंगे। शादाब खान ने हाल ही में नेशनल क्रिकेट अकेडमी में बहाली प्रोग्राम मुकम्मल करके फॉर्म हासिल की है। वो T20 फॉर्मेट में पाकिस्तान के लिए 112 विकेटें और 792 रन बना चुके हैं। सोशल मीडिया पर शादाब खान की वापसी पर मिला जुला रद्द अमल है। कुछ सार्फिन खुश हैं, जबकि कुछ ने उनके इंतखाबात पर सवालात उठाए हैं। तज्जियाकारों के मुताबिक ये सीरीज फरवरी और मार्च में इंडिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए अहम है। मजीद तफसील सुहेल इमरान से। जी, पाकिस्तान ने 3 T20 मैचेस की सीरीज आइंदा बरस के आगाज में 7 जनवरी, 9 जनवरी और 11 जनवरी को खेलनी है, और इसके लिए पाकिस्तान के 15 रुकनी स्क्वाड का अनाउंसमेंट किया गया है। इंजरी का शिकार शादाब खान की क्रिकेट टीम में वापसी हुई है। उनकी कंधे की इंजरी की वजह से वो पिछले 6 महीने से क्रिकेट से बाहर थे। अभी इन दिनों वो बिग बैश लीग खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, और वो वाहिद खिलाड़ी हैं जिनको बिग बैश लीग से वापस बुलाकर टीम में शामिल किया जा रहा है। उसके अलावा बिग बैश खेलने वालों में से कोई भी क्रिकेटर शामिल नहीं है, जिनमें बाबर आजम भी शामिल नहीं खेल रहे, T20 स्क्वाड में शामिल नहीं है। इसके साथ साथ शाहीन आफरीदी नहीं है और हारिस रऊफ भी नहीं है। और जो स्क्वाड तश्कील दिया गया है श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के लिए, उसमें कप्तान सलमान अली आगा, अब्दुल समद, इब्रार अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमान, ख्वाजा नाफे पहली मरतबा स्क्वाड का हिस्सा बने हैं। T20 का पाकिस्तान के ऑलराउंडर मोहम्मद वाज भी शामिल हैं। सलमान मिर्जा, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, साहबजादा फरहान, साइम अयूब, शादाब खान, उस्मान खान और उस्मान तारिक स्क्वाड का हिस्सा है। और सामीन, इसके साथ ही आज का सैरबीन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन इजाजत लेने से कबल अब तक की खास खबरें।